वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही मदद करने वाले हैं। जो इस बार एमसीक्यूज आने वाले हैं आपको वो कुल मिला के 30 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू लिए आपको ये लेक्चर बहुत मदद करेगा। ठीक है, लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के एमसीक्यू लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में आए हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको 96 का और 404 का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो हम लोग करेंगे ही करेंगे इसको। अगर मान लीजिए ये 2 मार्क्स में आ जाता, अरे भाई अभी तो 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दोनों अप्रोच अपनाना है। तो चलिए, अगर सिंपल सी बात है, अगर ये 2 मार्क्स में आ जाता तो आप किस प्रकार से करते हैं? तो बोले सर हम करते हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो कर देते हैं। चलो पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, इसमें से 1 बच गया तो ये 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12। अरे भैया फिर से 2 से जाएगा 2 3 जा 6। फिर 3 से चल जाएगा 3 1 जा 3। चलिए, बोले सर अब क्या करें? तो अब करेंगे 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 2 से जाने वाला है, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4। चलो बहुत बढ़िया, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 1 जा 2 0 और 1। बोले अब किससे डिवाइड होगा? तो भाई साहब ये 101 प्राइम फैक्टराइजेशन है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। चलिए, तो आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करे आपने। तो अगर आप करते हैं 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दूं तो मैं क्या होगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। फिर आप लिखोगे 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएंगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 101। तो अब आपको इनमें से कॉमन फैक्टर निकालना है कि कौन कौन से फैक्टर इसमें क्या है, कॉमन है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको देखने को मिला कि भाई साहब 2 कॉमन आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला कि सर ये 2 भी कॉमन आ रहा है, मतलब ठीक है। तो आप किस प्रकार से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, किसका? 96 का और 404 का। तो किस प्रकार से लिखेंगे आप कि सर 2 एक कॉमन आया था, एक 2 कॉमन आया था, आपने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं अगर 2 मार्क्स में आए। ठीक है, अगर 1 मार्क्स में आए तो भी इसी प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन 1 नंबर के लिए इतना टाइम क्यों देना जब ये क्वेश्चन मात्र कुछ सेकंड में हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? अगर ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप देखेंगे सर कि 96 को उठाओ और 404 को उठाओ, पहले देखो कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। तो मैं देखने गया कि सर 120 को ले लूं तो 96 को तो पूरी तरीके से डिवाइड करेगा ही नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया। मैं 10 को लेके गया इसके पास डिवाइड करने के लिए, तो भाई साहब 10 उसी को डिवाइड करेगा कि जिसके आखिरी में 0 हो, है ना। जैसे कि 100 है तो 100 को 10 डिवाइड कर सकता है 10 टाइम में, बाकी इसको और इसको तो नहीं कर पाएगा। फिर मैं 4 को उठा के ले गया कि मैंने देखा कि 4 96 को डिवाइड करता है क्या, तो मैं देखा इसको 4 से डिवाइड करके कि 4 2 जा 8, फिर बच गया 1, ऊपर से उतारा 6, तो 4 4 जा 16, तो 24 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अरे ये भी देखो जरा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 0 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो 4 डिवाइड कर देगा, तो जो नंबर डिवाइड कर देगा वही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा, और इसीलिए 4 क्या है, आपका एचसीएफ। ठीक है, समझ गए बात। और आप 3 को भी लगा के देख सकते हैं, लेकिन आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो भाई साहब ये 3 से तो बड़ा ही है 4, छोटा थोड़ी है, तो एचसीएफ तो यही रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है आपके पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है? पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, निकाल के बता देते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अल्फा और जो बीटा होते हैं ये हमने क्या लेते हैं, हम जीरोस लेते हैं। क्या लेते हैं?
जीरोस लेते हैं, उसने खुद ने बोला अल्फा और बीटा जीरोस है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो दो चीज आपको फाइंड आउट करना रहती है, क्या कि बोले सर एक तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा, दूसरा इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर सम की बात करूं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम क्या हो जाएगा, सम हो जाता है माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है सी अपॉन में। ठीक है, बोले सर हमको अल्फा इंटू बीटा ही पूछा था, आप ये क्यों बता रहे हो? भाई साहब अगर ये पूछ सकता है एग्जाम में तो ये भी तो पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको पूरी तैयारी करना है। चलिए तो हम हमारा आंसर देख लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा सर ने बताया हमें कि सी बाय ए होता है, तो मैंने देखा इधर ए बाय सी हट, बी माइनस सी बाय नहीं होगा, ये आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो आपको बोला है कि द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का जीरोस निकालना है आपको, मतलब एक्स की कोई वैल्यू है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं जीरो के इक्वल में पुट कर देता हूँ। मैंने बोला भाई इसको जीरो के इक्वल में, बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये -3 को ये बॉर्डर के पार ले जाऊं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बॉर्डर के पार गया, माइनस वाला तो प्लस में हो गया। बोले सर स्क्वायर है यहाँ पे तो क्या किया जाए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे क्या चढ़ाया जाए, रूट चढ़ाया जाए। तो भाई यहाँ पे भी तो चढ़ाना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी चढ़ा दिया आपने। चलो भाई क्या आ जाएगा सर, x इंटू एक्स बराबर √3। अरे एक जोड़ी बन गई, एक बाहर निकल गया, x बराबर √3। बोले सर ये तो एक ही आया, तो कोई बात नहीं, जब रूट में कोई नंबर रहता है तो प्लस माइनस हो सकता है, क्यों रे भाई? बोले सर कि माइनस का स्क्वायर करोगे, जैसे 3 है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस में ही नंबर आएगा, और प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस में ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दो वैल्यू होती है इसकी। तो हम लोग हमारे आंसर में देखेंगे कि भैया प्लस माइनस √3 कहाँ पर है, अरे यहीं पे दिख रहा है, देखो जरा, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वेन देन, अरे गलत हो गया भाई साहब, वेन द a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2 सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये देन को इधर कहीं आना था, बताओ। तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? हैज टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन रहेंगे, नो सॉल्यूशन रहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेंगे, या यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे, ये हमको देखना है। तो देखो भाई ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन होगी भाई साहब, पेयर में है ना तो दो इक्वेशन होना चाहिए। तो दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है इसका लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल के। ठीक है, अब आप क्या करते हो, रेशो देखते हो किसका, a1 अपॉन में a2 देखते हो, b1 अपॉन में b2 देखते हो, और c1 अपॉन में c2 देखते हो, ये देखते हो। ठीक है, फिर आप तीन कंडीशन देखने को मिलती है आपको, कि पहली कंडीशन क्या, कि a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर ये पहली कंडीशन आ गई आपकी तो इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन आपको मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। अगर दूसरी कंडीशन में आपको बताऊं, फिर से करते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ओ भाई पलट क्यों रहा है, ये हो गया। चलो दूसरी कंडीशन में आपको बता दो, है ना। दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो ये होती है मेनी सॉल्यूशन की। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप इसको। तीसरी कंडीशन क्या होती है आपकी, तीसरी कंडीशन होती है जो लिखी हुई है कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। ये तो बराबर है भाई साहब, लेकिन ये c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होगा।
ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। आपको तीनों कंडीशन याद रखना है, तीनों कंडीशन पे एक ना एक ऑब्जेक्टिव बनता है, हर साल आता है, इस साल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और क्वेश्चन तो आते ही हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बताओ इंटरसेक्ट है, कोइंसाइड करती है, पैरेलल है या फिर कोई नहीं। तो तीन कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी। देखिए फिर से उसी पे जाता हूं मैं। देखिए पहली कंडीशन क्या बताई थी कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये वाली कंडीशन बताई थी। मैंने बोला था कि इसमें है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन रहता तो लाइन क्या करती है, लाइन इंटरसेक्ट कर जाती। तो लाइन इस प्रकार से किसी एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दूसरा मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन बोले तो लाइन जो है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एकदम कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक है। और नो सॉल्यूशन में क्या है, लाइन मिलेगी नहीं भाई साहब, पैरेलल लाइन है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या बोला उसने कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। चलो अगर मैं इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और क्या लिखूं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इससे क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं। क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं कि तुलना कर दूं। तो कंपेयर करने के बाद मुझको देखो भाई, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इसके कोफिशिएंट से कंपेयर करो इसको, x का a1 मतलब a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर b1 देखो जरा, b1 क्या है भाई, y के साथ में जो लिखा है वो b1 है ऊपर वाली इक्वेशन में। तो b1 के साथ में क्या लिखा है, 2 लिखा है, और इसका साइन भी हमको देखना पड़ता है, तो -2। तो b1 हो गया -2 और c1 क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं भाई, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं यार। जब नहीं बचा तो c1 क्या हो जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। चलो भाई हो गया। बोले सर a2 क्या हो जाएगा। ठीक है, अपना दिमाग लगा के बताओ क्या हो जाएगा भैया, नीचे वाली इक्वेशन से कंपेयर करो ना, 3 बचा तो a2 3 आ जाएगा, b2 कितना आ जाएगा, चलो y नीचे वाली में y के साथ में b2, नीचे वाली में y के साथ में क्या है, 4 है, तो 4 लिख दो। c2 देखो, ये c2 की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन में देखो जरा, -20 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो -20 लिख दो, है ना। अब देखो जरा कि a1 अपॉन में a2 निकालो जरा, क्या आ रहा है। बोले सर ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, 1/3 है। मतलब बेटा एक काम करना, जरा b1 अपॉन में b2 निकालना। आपने बोला ठीक है सर निकाल लेंगे। ऊपर लिखा -2, यहाँ पे लिखा 4, कैंसिल करो इसको, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, दैट इज -1/2। अरे मेरे को एक बात बताओ जरा कि a1 अपॉन में a2 1/3 आया, b1 बटे b2 कितना आया, -1/2 आया। ठीक है, तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आ रहा है क्या। बोले हाँ सर ये आ रहा है। जब ये आ रहा है तो ये पहली वाली कंडीशन हो गई, कौन सी, इंटरसेक्टिंग वाली। ठीक है, तो लाइन क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी आपकी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम झंडू क्वेश्चन है ये, कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रे भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अरे याद कर लो इसको, बहुत आता है, पिछली बार भी आया, इस बार तो छपेगा ये। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये देखो कहाँ पे मिल रहा है, ढूंढो जरा, क्वेश्चन के आंसर में ढूंढो। a² हो गया, बताओ, ax² प्लस bx प्लस c, अरे इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा, चलो अपन लिख देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर है, आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, तो हमको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। तो क्या बोल रहा है, 11th टर्म ऑफ द एपी,
AP की भाई साहब 11th टर्म निकालना है आपको, -3 -1/2 और 2। मैं इसको अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। सीरीज क्या दे रखी है आपको, -3 -1/2, फिर आएगा 2, फिर इस प्रकार से ये इक्वेशन चलती जाएगी। ठीक है, तो देखो किसी भी सवाल में, किसी भी एपी के सवाल में अगर आपको टर्म निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला होता है an = a + n - 1d, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला हो गया आपका। अब फार्मूले में आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, ये सब निकालो, फिर ही तो निकाल पाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी, इसी को बोलते हैं a। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि a = -3। ठीक है, फिर आपको निकालना होता है d। तो d क्या होता है, जो दूसरी टर्म है उसको हम a2 बोलते हैं, और जो पहली टर्म है उसको हम बोलते हैं a1। तो a2 में से a1 माइनस कर दो, मतलब दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दो आप। तो a2 क्या है बेटा, -1/2, ये माइनस ये वाला लगाया मैंने। ठीक है, और ये -3 माइनस अपने घर से लेके आया, तो इसको बेटा घर में बंद कर दो, मतलब ब्रैकेट लगा दो। नीचे एक लिख दूं क्या, बिल्कुल लिख दीजिए। बोले सर ये -1/2 था, ये माइनस इस माइनस से मिलने गया तो प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो 1 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, एलसीएम लिया आपने 2 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1, 2 का 3 में 2 3 जा 6। तो बेटा 6 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 5/2 आ गया। कितना आ गया, 5/2 आ गया आपके पास में d। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, d कितना आ गया, 5/2 आ गया। और n, तो जितनी टर्म बोले आपको वही आपका क्या है, वही आपका n है। तो n कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, समझ गए इतनी बात। तो चलो फार्मूला लगा दो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि an = a + n - 1 × d, ये था फार्मूला। n की जगह 11, a की जगह कितना रख दूं, बोले सर -3 रख दो। मैंने बोला ठीक है यार, रख देते हैं। बताओ n की जगह कितना, 11, और माइनस की जगह -1 की जगह 1, और d की जगह पे क्या लिख दूं, बोले सर 5/2 लिख दो। बोला ठीक है यार, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, बताओ, दिक्कत हो ही क्या सकती है। तो ये आ गया -3 प्लस, बताओ 11 में से 1 गए, कोई भी बच्चा बता देगा पूरे भारत का, क्या जाएगा यहाँ पे, 5/2 आ जाएगा। अब 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 5 जा 10, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करा आपने, देखो -3 एज इट इज उतार दिया आपने, 5 5 जा 25। बोलो 25 में से 3 गए, अरे 22 आ जाएंगे क्या, बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, तो 22 है आपका आंसर। तो बताओ -22 लिख रखा, यही होगा यार, माइनस नहीं आएगा, माइनस हटा दो। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो स्लांट हाइट का फार्मूला लिखाना है आपको कोन की। ठीक है, कोन की ये जो बना रखा है मैंने पहले से बना रखा है, इसकी जो ये वाली जो साइड दे रखी ना आपकी, ठीक है, लेटी हुई, ये है स्लांट हाइट। और यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे आप तो ये इसकी मेन हाइट होगी और ये इसकी रेडियस हो जाएगी। देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, अगर मैं इसको h ले लूँ और इसको l ले लूँ और रेडियस को r तो होता ही है, पाइथागोरस लग जाएगा। देखो पाइथागोरस में क्या होता है, बोले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा ने यही थ्योरम दी थी क्या, बिल्कुल यही दी थी। बोले सर ये हाइपोटेनियस की जगह पे हमारे पास है l, तो l का स्क्वायर बराबर t की जगह पे हमारे पास में h का स्क्वायर प्लस b की जगह पे हमारे पास है रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर। तो हमको स्लाइंट हाइट हमारी क्या होती है, l होती है। तो भाई साहब इधर स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर हटाना तो क्या करना पड़ेगा, बोले सर रूट में लगा दो इसको, तो r स्क्वायर। तो भाई साहब बराबर के इधर रूट में करा तो इधर भी तो रूट में करना पड़ेगा ना, नहीं तो बुरा मान जाएगा ये, तो रूट में लगा दो इसको। चलो एक l बाहर निकला, तो l बराबर क्या हो जाएगा बेटा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप r पहले लिख दो, h पहले लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है मेरे को क्या, देखो ये देखो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। ये देखो यहाँ पे l स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी आना चाहिए, यहाँ पे अंडर रूट में है, ये भी नहीं हो रहा, तो ये हो रहा। देखो l स्क्वायर बराबर क्या होगा, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यही ऑप्शन है। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। अरे अभी करके दिखाया था मैंने क्या, HCF करके, तब
लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे। 6 और 20 का एचसीएफ निकालना। बताओ ऐसा जो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, 3 डिवाइड करेगा 6 को, 20 को नहीं करेगा, ये नहीं हो पाएगा। 6 डिवाइड करेगा 6 को कर देगा, 20 को नहीं कर पाएगा। अरे डिवाइड करके देखो, 20 को डिवाइड कर देगा, 6 को तो कर ही नहीं पाएगा, तो बचता क्या है, 2 ही बचता है। बोले सर कैसे, कि 6 को 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा, और 20 को 2 से डिवाइड करोगे 2 10 जा 20, 10 आ जाएगा। मतलब यही नंबर एक लौता नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अच्छा, अरे एक बात बताओ, अगर एग्जाम में एचसीएफ पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो एलसीएम नहीं पूछ सकता है क्या? बोले सर एलसीएम भी पूछ सकता है, तो भाई साहब एलसीएम की भी प्रैक्टिस कर लेना, वो भी आएगा। ठीक है, चलो। हाउ मेनी जीरोस विल बी इन क्यूबिक पोलिनोमियल? बोले सर क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब। देखो, अगर पोलिनोमियल लीनियर है, ठीक है, मतलब x की पावर जहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक, मतलब यहाँ पे x की पावर रहेगी 2, तो कितने जीरोस रहेंगे? इसके 2 जीरोस रहेंगे, इसका 1 जीरोस रहेगा। अगर क्यूबिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर रहेगी 3, और कितने जीरोस रहेंगे? इसके जीरोस रहेंगे 3। कितने रहेंगे जीरोस? 3 जीरोस रहेंगे। तो 3 ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे लिखा है 3, तो इट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली 1 2 0 नहीं होगा। ठीक है, जितनी जिसकी पावर है, मतलब जितनी डिग्री है, x की पावर अगर 4 रहेगी तो जीरोस कितने रहेंगे? 4 जीरोस रहेंगे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11, राइट द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। भाई साहब अभी करवाया मैंने पिछले क्वेश्चन में, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन धन्य से देख के बता दो। a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। एक ये होता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, एक ये होता है। और एक होता है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। ये तीनों केस आपको याद करना है, एक नंबर यहीं से आएगा आपका। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन है आपकी यूनिक सॉल्यूशन के लिए? ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्या होगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा ये वाला, कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यही यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कहाँ है आपका? इसमें नंबरिंग नहीं रखी, मैं नंबर लिख देता हूँ, a, ये रहा B और ये रहा C। बताओ कौन सा है? बोले सर B है, और क्या अभी आपने बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। अरे देखो, फिर एचसीएफ पूछ लिया, फिर क्या पूछ लिया? एचसीएफ पूछ लिया। अब ये एचसीएफ का क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये आप ही को करना है। तो बताओ क्या एचसीएफ होगा इसका, क्या हो सकता है? चलो, बोले सर 91 से जो डिवाइड कर दे वही एचसीएफ होगा। 91 से 91 डिवाइड होगा, लेकिन 21 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं। 21 91 को डिवाइड करेगा क्या? बताओ। नहीं करेगा। अरे 21 के टेबल में 91 आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। बोले सर 13, भाई साहब 13 के टेबल में 91 तो आ जाएगा, लेकिन 21 नहीं आएगा। बोले सर 12, ठीक है भाई, ये देखो, अरे यार कैसी बात करो, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा, मतलब एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो एक ऑप्शन मैं बना देता हूँ अभी, ठीक है, ऑप्शन में नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन और लिख लो, इसका एचसीएफ होना चाहिए 1। बताओ 1 होगा क्या? बोले सर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब क्या, कि ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर विच इज 1, हमेशा एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि 1 होगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 13, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। कौन सा दिस एंड दिस? ये वाला, कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन रहेंगे? अरे अभी करवाया, बताओ, कि x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अरे इसके साथ में जो होता है वो a1 होता है। क्या है वो? a1। ये क्या है? b1। अरे ये क्या है? c1। अरे ये क्या है? a2। अरे ये क्या है? b2।
और ये क्या है C2। ये हो गया। अब हम इनका रेशो निकाल लो, ठीक है। बताओ A1 अपॉन में A2 क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो जरा। बोले सर A1 तो आपने 1 बताया हमको और A2 -3 बता दिए, ठीक है। मतलब बताओ B1 अपॉन में B2 क्या होगा। बोले सर आपने B1 बता दिया 2 और B2 बता दिया हमको -6। अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं, मतलब काट दूं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बोले तो 1 अपॉन में -3। अरे ये सेम आ रहा है देखो। चलो C1 अपॉन में C2 निकालते हैं भैया। बोले C1 अपॉन में C2 क्या है, C1 है आपका 5 और C2 कितना है 1 है। हाँ बोल लो 1 है, ठीक है। ये लो 1। अरे बेटा A1 अपॉन में A2 ये आया, B1 अपॉन में B2 ये आया, मतलब कि A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू आया B1 अपॉन में B2 के, और इक्वल नहीं ना आया किसके, C1 अपॉन में C2 के। तो भाई साहब कौन सी कंडीशन हो जाती, 3 कंडीशन याद करो, बताओ क्या है भाई साहब। ये वाली जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन की, नो सॉल्यूशन, कहाँ दिख रहा है क्या कहीं, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। जिसको याद नहीं है वो तीनों कंडीशन क्या करेगा, याद करेगा कि कौन कौन सी कंडीशन होती है और कमेंट बॉक्स में बताएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम लोग। मतलब ठीक है, आ जाओ, क्या दिक्कत है। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोला, सम ऑफ जीरोस बोला। अरे अभी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में ए। अरे ये 2 कंडीशन याद कर लो, 1 नंबर पका लो अपना, ठीक है। 30 में से 1 तो पक ही गया है, अरे 30 के 30 पक जाएंगे, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन में ए। चलो कहाँ है भाई -b अपॉन में, ये तो माइनस का है ही नहीं सर, बोले ये अपॉन में b है, यही तो दिख रहा है देखो, -b अपॉन में दिख रहा है क्या, तो यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x² - 4x + 4 = 0। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन कि x² - 4x + 4 = 0, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, क्या होता है जनरल फॉर्म, ax² + bx + c, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। हर इक्वेशन इसी के जैसे दिखती है। तो भैया बताओ तो जरा, a की जगह पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, b की जगह पे क्या दिख रहा है -4, और c की जगह पे क्या दिख रहा है 4। तो यहाँ पे लिखो जरा, a बराबर 1 दिख रहा है, b बराबर -4 दिख रहा है, और c बराबर 4 दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d होता है, और d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो निकाल दो b² - 4ac। तो b क्या है बेटा -4 है, इसका स्क्वायर करूंगा, ये माइनस की जगह माइनस लगाया, ये 4 की प्लेस पे 4 लगाया, a की जगह पे a लिखूंगा, a मतलब ये नंबर लिखे मल्टीप्लाई में, a की जगह क्या लिख दूं 1 लिख दूं, और c की जगह क्या लिख दूं बेटा 4 लिख दूं। बताओ रे 4 का स्क्वायर बोले तो 16, -4 × 4 बोले 16, 16 में से 16 का क्या हो गया 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। अब मुझे एक बात और बता दो जरा, ये तो आप सबको पता चल गया कि डिस्क्रिमिनेंट आया, ठीक है। अगर d की वैल्यू बड़ी हो 0 से तब क्या होगा, अगर d की वैल्यू इक्वल हो 0 के तब क्या होगा, अगर d की वैल्यू लेस देन हो 0, मतलब बड़ी हो 0 से मतलब पॉजिटिव वैल्यू, और लेस देन 0 हो मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो रूट कैसे होंगे, क्या पूछता है क्वेश्चन, बताओ नेचर ऑफ रूट बता दो। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, बोलता है कि सर एक काम करो, आप तो नेचर ऑफ रूट बताओ हमको, हमको कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो, आप तो नेचर ऑफ रूट बता दो, ठीक है। तो बात मेरी ध्यान रख लो, बता दोगे आराम से। अगर d बड़ा आया, ठीक है, d बड़ा आया किससे 0 से, मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे, ठीक है, वो भी डिस्टिंक्ट, और कैसे रहेंगे, रियल रहेंगे, ठीक है। अगर आपने क्या करा कि d की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आई, तो आपको क्या मिलेंगे 2 इक्वल रूट मिलेंगे। कैसे रूट मिलेंगे, इक्वल रूट मिलेंगे, वो भी रियल ही रहेंगे, ठीक है। अगर d क्या आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है, d अगर माइनस में आ गया तो नो रियल रूट, क्या रहेगा, नो रियल रूट, कोई भी रूट क्या रहेगा, रियल नहीं रहेगा,
ठीक है, तो ये 3 कंडीशन, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है किसी सर्कल के। चलो देखते हैं भैया, पहले ये बनाया मैंने सर्कल, सही बना क्या? अभी सही कर देते हैं इसको, अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक सर्कल आपका, है ना, इस पे एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती। तो हमेशा याद रहे कि ये जो सर्कल है इसके एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींची जा सकती है, सिंपल सा आंसर। तो क्या आएगा इसका आंसर? आंसर आएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 05 एंड -50। तो ये करना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, मान लो कि ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये रहा बी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 05 और इसको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5 और 0। तो इसके बीच की आपको डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा मैं तो ए भी लिखूंगा और डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? बोले सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, ये जो पहला है ये रहती है x की वैल्यू, तो x1, इसको लो y1, इसको लो x2, इसको लो y2। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। चलो रूट लगाया मैंने सर, x2 की जगह क्या लिखो बेटा? -5 और x1 की जगह क्या है? 0 स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या लिख दो बेटा? y2 है आपका 0 माइनस y1 की जगह क्या लिखूँ? ये y1 की जगह क्या लिखूँ? ये रहा 5। ठीक है, ये 5 है तो y1 की जगह 5 का ये स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, चलो फिर से रूट लगा दिया। -5 और 0 कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा? ये भी -5 का स्क्वायर। ठीक, चलो तो -5 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर हमेशा कितना आएगा? 25 आएगा, प्लस ये भी कितना आएगा? 5 का स्क्वायर ही है, ये भी 25 आएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 25 और 25 50। ठीक है, 50 आ गया। तो क्या करोगे आप? ठीक है, 50 को कैसे लिख सकते हो? 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। ठीक है, रूट में से एक 5 बाहर निकल गया आपका, तो ये आया 5 और अंडर रूट में क्या बचा? 2 बचा। तो 5√2 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस यूनिट होगी ना कुछ, तो 5√2 कहाँ है भैया आंसर? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 क्या बोल रहा है कि भैया एक एपी दे रखी है, आप मुझको 10th टर्म बता दो। ठीक है, 10, 7 और 4। ठीक है, 10, 7 और ये 4 और इसके आगे और भी टर्म आएगी। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी बता चुका हूं मैं कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है आपके पास में। बोले ठीक है सर, आप फिर से बता दो कि a क्या होता है। तो भाई फिर से बता देते हैं कि जो फर्स्ट टर्म रहती है वो a रहती है। फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है, तो a कितना हो गया? 10। बोले सर d कैसे निकालेंगे? तो मैं बोलूंगा बेटा a2 में से a1 को माइनस कर दो, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दो? माइनस कर। सेकंड टर्म क्या है? 7, माइनस लगाया, फर्स्ट टर्म क्या है? 10। बोले सर 7 में से 10 गए तो माइनस का 3 बचा, मतलब ठीक है, ये आ गया डी। और अभी फिर से बताया था कि n किसको लेना है? n उसको लेना है जितनी टर्म बोली, तो टर्म कितनी बोली? 10 टर्म। ठीक है, ये रहा आपके पास में फॉर्मूला। फॉर्मूले में वैल्यू रखो कि a10 बराबर a की जगह पे क्या लिख दूं? देखो a की जगह पे 10 है, बोले सर 10 लिख दो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, 10 लिखा, प्लस n कितना है? 10 है, -1, अरे d कितना है बेटा? d आया था -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो जरा। वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखना, अगर ब्रैकेट में रखोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, तो गलतियां कम होंगी। तो ये रहा 10। ठीक है, 10 में से एक गए, कितने बचे? 9 और ये माइनस का 3। बताओ रे भाई, 10 ये प्लस वाला माइनस से मिलने जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 9 3 जा 27। तो बताओ मेरे भाई
27 में से 10 गए, कितने बचेंगे? बोले सर 17 बचेंगे माइनस के। ठीक है, ऑप्शन में ढूंढो जरा। बोले सर ऑप्शन में 17 तो कहीं नहीं दिख रहा है माइनस का, लेकिन 2 बार 17 दिख रहा है, ये भी 17 है, ये भी 17, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो मैं बोलता हूँ बेटा एक काम करो, यहाँ पे माइनस लगा लो, तब तो ठीक है। -17 -17 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, रिपीट हो गया क्वेश्चन देने से। क्या इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों की वैल्यू बता चुका हूँ, फिर से बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, ऑप्शन में ढूंढ लो और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो जरा क्या होता है। ठीक है, A B C D ऑप्शन इन कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में आ गया है। क्या बोल रहा है? इफ द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपके लिए पहले से ही बना रखा है। देखो, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ सर्कल पे एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B। तो इस पॉइंट से आपके पास में क्या जाती है? टेंजेंट जाती है जो P को क्या करती है? टच करती है। ठीक है, तो PA और PB है। ठीक है, चलो भाई, तो क्या निकालना है? POA। कौन सा एंगल? ये P, ये O, ये A। ये दिख रहा है 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये जो टेंजेंट से एंगल जाता है, मतलब सेंटर से जो पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन जाती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये तो हो गया 90 डिग्री का और ये भी हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब बताओ ये वाला जो एंगल है ये है 80 डिग्री का। देखो भाई, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का एंगल है ना, और 80 डिग्री जो सेंटर से लाइन जाएगी इसको क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। कुल मिला के ये पहला अगर इसको मान लो ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल इसको मान लो, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 90 का, 80 का आधा हो गया 40, यहाँ पे लिख देता हूँ। बताओ 40 और 90 कितना हो जाएगा? बोले सर 130 हो जाएगा। बताओ, अरे ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं तुमको? AOP दिख रहा है, P और ये A और ये O, ये 90 का, ये वाला 40 का, तो ये कितने का हो गया? 180 में से माइनस कर दो, 50 का हो जाएगा। तो 50 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलो भाई, ठीक है, कि ABC और BDE आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो, A है ना, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC है ना, ABC दिख रहा है आपको। तो ये ABC क्या है? आपके पास में ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल देखो जरा, ये वाला कि BED एक ट्रायंगल ये दे रखा है। ठीक है, किस प्रकार से कि ये D है, BC का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का, और ये भी 60 का, और ये भी 60 का, और ये भी 60 का। मतलब दोनों, जो पहला वाला एक नाम दे रहा हूँ, इसको 2 नाम दे रहा हूँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDE के सिमिलर है ये। ठीक है, अब देखो सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो एक क्या होता है आपका? एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं एरिया थ्योरम। जिसको क्या बोलते हैं? एरिया थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, एरिया थ्योरम में क्या होता है कि जो एरिया है, ठीक है, जो क्या है? एरिया है, क्या हो जाएगा? पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेकंड ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, इनकी जो साइड है, देखो साइड इसकी AB ले लो, इसकी साइड क्या ले लो? इसके करस्पॉन्डिंग साइड BD ले लो, तो ये रहा BD के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम है, आपको थ्योरम याद करना है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल अगर क्या है आपके? कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा? इनका जो एरिया रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ वन
अपॉन में एरिया ऑफ 2 किसके इक्वल रहेगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। क्या एक ही करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल रहेगा, नहीं, जितनी भी साइड रहेगी उनके, ए बी के करस्पॉन्डिंग बी डी है, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी के करस्पॉन्डिंग बी ई है, ठीक है। एक और बच गई, कौन सी बच गई, बी सी बच गई, तो ये लो बी सी इधर लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, डी ई है, क्या है, डी ए, सबके स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये होती है आपकी एरिया थ्योरम। चलो अब देखो, अरे भाई ये इसका आधा है, अगर ये 2 मान लो तो ये कितना हो जाएगा, 1, अरे 2 मान लो तो 1 हो जाएगा। चलो तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर, अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बताओ 4 अपॉन में 1, तो रेशो क्या आ जाना चाहिए, रेशो आ जाना चाहिए 4:1 आ जाना चाहिए, तो 4:1 का है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारे आपके एमसीक्यू हो गए। ये जो एमसीक्यू है आपके 2019 से 2023 तक के सारे एमसीक्यू हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इसका, ये लेक्चर नंबर 1 था, इसका लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, कुछ फिलअप देखेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रहता है आपका, ये समाप्त होता है, ठीक है।